एकल काव्य संवाद यात्रा, जिसका तात्पर्य केवल इतना सा है कि जो रचनाएं हैं एकल काव्य पाठ के माध्यम से कोरोना काल में काफी कुछ नहीं हो पा रहा है, काव्य सम्मेलन नहीं हो पा रहा है, लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे में लोग जुड़ रहे हैं और वो अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा वर्ग जुड़ जाता है, जिससे कि लोग दूर तक, देश विदेश तक रचनाओं को सुन पाते हैं। तो ये डिजिटल माध्यम, इससे कुछ फायदा भी हुआ है। हालांकि एक प्रॉब्लम भी आती है कि दर्शक सामने नहीं होते हैं। पल्लवी जी जुड़ चुके हैं, काफी मैगजीन्स में लिख रही हैं और निरंतर लिख रही हैं और अच्छी लेखिका हैं। लगातार मैं उनको देख रहा हूँ, काफी उनकी रचनाएं भी आती रही हैं और कई मैगजीन में निरंतरता से लिखती हैं और इनकी काव्य शैली काफी उम्दा है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पल्लवी कुमारी पाम। नमस्कार सर। हम लोग बहुत परेशान हो गए पीछे 1 घंटे से सर। हम लोग लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, न जाने क्या समस्या आ गई। पहले बारिश के चलते 1 घंटा विलंब हुआ, उसके बाद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। फिर भी हम लोग, आपने सर एक अल्टरनेटिव खोजा और हम एक साथ जुड़ करके और अपनी रचना को प्रस्तुत करने का एक मंच जो आप हम लोगों को दिए हैं सर, इसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि पहले लेखक लिखते थे, उनकी विचार उन तक ही सीमित रहते थे या कुछ लोगों तक ये प्रेषित हो पाते थे। इस मंच के द्वारा बहुत लोगों तक हमारे विचार प्रेषित होते हैं। एक लेखक का पारितोषिक होता है कि उसकी रचना को ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, समझें उसके मंतव्य को। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आभार आपका व्यक्त करती हूँ। अपनी रचना सुनाने का आपसे परमिशन चाहती हूँ सर, आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि मैं अपनी रचना प्रस्तुत करूँ। मेरी जो ये रचना है, स्वागत है। ये मैंने ये गुरु पूर्णिमा पे लिखा था ये रचना, और इस रचना में मैंने ये बताना चाहा कि प्रकृति जो है वो भी एक गुरु है। हम प्रकृति के बहुत आयामों से सीख सकते हैं जीवन में, उनसे भी प्रेरणा लेकर के, और बहुत सारी प्राकृतिक गतिविधियों, प्राकृतिक संरचनाओं से प्रेरणा लेकर के और हम जीवन में उतार सकते हैं। जैसे मैंने जो यह रचना लिखा मैंने इसे गुरु पूर्णिमा पे, पर सर ये मैंने पूर्णिमा के दिन लिखा। मैंने देखा कि चांद तो बहुत देदीप्यमान है आकाश में, नवमंडल में बहुत देदीप्यमान है, पर बादल बहुत घेरे हुए थे और उसको ढक रहे थे। मैंने इसको इस तरह लिया कि जीवन जो है अपने आप में तो पूर्ण है, हम उसको जितने उच्च स्थिति में लेकर जाते हैं उतनी ही ज्यादा उससे हम संबल और साहस पाते हैं। लेकिन जो घने बादल हैं वो उनको ढक लेते हैं, जिस तरह से दुख और तकलीफ, कष्ट इंसान के जीवन को ढक लेता है, पर जीवन अपने आप में कहीं उससे प्रभावित नहीं होता है। ये बादल है कि ढकते हैं, मतलब दुख है कि ढक लेते हैं और दुख है कि हट जाते हैं। चंद्रमा तो अगर पूर्ण स्थिति में है, जीवन अगर पूर्ण रूप में है, तो हमेशा से ही उज्जवल है। इसी विचार को लेकर मैंने लिखा कि जीवन में जो ये दुख के बादल हैं, ये हमारी अपनी मनोवृत्ति है। हम दुख को जितना अपने आत्मसात कर लेते हैं, कष्ट को आत्मसात कर लेते हैं, हमको तकलीफ उतना ही ज्यादा होता है। अगर हम ना करें उसको, ये मान के चलें कि जीवन अपने आप में बहुत उज्जवल है, तो हम उसकी पूर्णता को अनुभव कर सकते हैं और अपने तकलीफ से उसको मुक्त रख सकते हैं। ये इस तरह है सर कि जीवन जो है शिक्षा के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो शिक्षा ही हमारा अधिकार है, शक्ति का आधार है, स्वयं से स्वयं का कर्ता उद्धार है, रोशनी का द्वार है, अशिक्षा ही अंधकार है, तिमिर का द्वार है। खोल पट मन का तिमिर जब दूर हुआ, वह अलौकिक चांदनी से तभी स्वयं का साक्षात्कार हुआ। गुरु और शिष्य परंपरा ही तो हमारे सनातन का आरंभ है। हृदय का तम जो प्रगाढ़ बन कर रहा विचलित क्षण क्षण,
घने बादल ढक रहे जो चांदनी को बीच गगन, पर खड़ा है चांद नभ में अविचलित मुक्त पूर्ण मन। प्रकृति भी तो गुरु है, अपनी उच्चतम स्थिति में ही पूज्य है। पूर्णिमा है उदित मन का सत्कार, स्वीकार तिरुभाव का जो पुण्य है। अडिग है जो विषमताओं में, धैर्य की परिधि में हो रहा उन्नत। उत्कर्ष का कर रहा संधान निरंतर। स्वयं के मन का तिमिर तज, पूर्णता की ओर अग्रसर। धन्यवाद सर। बहुत ही उम्दा रचना, सुंदर भाषा का संयोजन। आप हिंदी अच्छा लिखती हैं, हिंदी शब्दों का प्रयोग अच्छा कर लेती हैं और काफी उम्दा लिखा है आपने, बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया। अभी काफी दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, निरंतरता से देख रहे हैं, जिनमें जय श्री राधे कृष्ण जी हैं, नंद कुमार मिश्रा जी हैं, ये काफी लोग अभी जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि आप जो है अपनी अगली रचना प्रस्तुत करें और निरंतरता से, जो एकल काव्य पाठ का नियम होता है, मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप अपनी अगली रचना की प्रस्तुति दें। सर मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ। मेरा विज्ञान मेरा विषय रहा है। मैं वनस्पति शास्त्र से सर मैंने पीएचडी किया है, लेकिन साहित्य के प्रति मेरी अभिरुचि, मैं एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर से पढ़ी हूँ सर। अपने ग्रेजुएशन तक मैं वहीं की छात्रा रही थी। उसके बाद सर वहाँ पे मैं विज्ञान की छात्रा थी। वहाँ एक लाइब्रेरी थी जो बहुत ही समृद्ध थी। मैं प्रतिदिन शाम में जब लड़कियां घूमने जाती थी, उस समय मैं लाइब्रेरी से एक बुक इशू कराती थी, उसे अगले दिन पढ़ करके उसको वापस कर देती थी। तो इस तरह से मैं विज्ञान की छात्रा तो थी, लेकिन खाली समय में घूमने के बदले साहित्य से जुड़ते गई। इसका असर कुछ इस तरह से हुआ, ये मेरे उस महाविद्यालय के लाइब्रेरी का असर है सर, कि मुझे साहित्य के प्रति मेरे लगाव को एक पैमाना मिलता गया। मैं साहित्य से ही आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले लोग चाहते थे कि नहीं, विज्ञान से ही तुम आगे बढ़ो। तो मैंने विज्ञान पढ़ा, लेकिन साहित्य में अनवरत लिखती रही। और लिखती तो मैं बहुत वर्षों से हूँ, 10 वर्षों से लिखती हूँ कम से कम। लेकिन इसको कोरोना काल में, मैं एक शिक्षिका भी हूँ, विज्ञान की ही शिक्षिका हूँ, पढ़ाती हूँ, मेडिकल प्रिपरेशन के बच्चों को तैयारी कराती हूँ सर। लेकिन कोरोना पीरियड में मैंने सर इस चीज को ऑनलाइन लिखना शुरू कर दिया। बहुत लोगों का आग्रह था, तो उनके आग्रह के चलते, बहुत छात्रों का भी मेरे आग्रह था कि मैम आप लिखिए ऑनलाइन, तो फिर मैंने उसको इस तरह से लिखा सर। लिखती तो मैं बहुत साल से थी। आप लोगों ने मेरे लेखन को महत्व दिया सर, पाठकों ने उसे स्वीकारा। मैं अंतरात्मा से आप जैसे मंच संचालक, अन्य प्रतिष्ठित लोगों का और मेरे पाठकों का हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं लिखती तो हूँ, लेकिन लोगों को अगर अच्छा लगता है तो मेरे अंदर और लिखने की प्रेरणा जागृत होती है। ये कविता मैंने लिखी है सर, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और मैंने उनके लिए यह कविता लिखी है कि एक माँ जब वो छोड़ के चली जाती है दुनिया से, तो क्या वो अपने बच्चे से अलग हो जाती है? मुझे लगता है कि वो इस ब्रह्मांड में ही कहीं होती है। ऐसे हमारा धर्म भी कहता है कि आत्मा न तो मरती है न जीवित होती है, सिर्फ शरीर का मरना और जीवन फिर से होना होता है। तो मैंने लिखा है प्रतीक्षा। मेरी कविता का शीर्षक है प्रतीक्षा। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जैसे पयोनिधि, वारिधि, ये सब समंदर के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। प्रतीक्षा, जैसे उठती तरंगे वारिधि से उसमें ही विलय हो जाती हैं, तुम भी धरा को छोड़ अनंत व्योम में खो गई हो। जैसे नाभिनाल शिशु का माँ से जुड़ा रहता है, बाद प्रसव क्या अपना अस्तित्व खो देता है। मुझे भान यह होता है मृत्यु के बाद भी कोई तार कहीं जुड़ा रह जाता है। मुझे छोड़ तुम इस पयोनिधि में दूर कहाँ सो गई हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में इन लहरों में डूबती और उतरती हूँ। बंसबरी अब श्री राम की प्रतीक्षा करती हूँ। ज्ञात है मुझे तुम इस ब्रह्मांड में कहीं खो गई हो। मुझे बीच समंदर नितांत अकेला कर गई हो, पर मैं तुमसे मिलूंगी। तुम्हारे वक्षस्थल पर शीश रखकर
तुम्हारे हाथ को फिर से चूमूंगी। मुझे स्मरण है कि मैं सबरी और तुम श्री राम नहीं, पर तुम्हारी आत्मजा मैं और मेरे श्री राम वही। तुम हमें छोड़ सानिध्य में उनके अब रहती हो, मेरी अखियां तुम बिन रोती हैं, बन अश्रुजल श्रद्धांजलि तुम्हें देती हैं। तुमसे कब फिर मिलूंगी यही सोचती रहती हैं, तुम मेरे पास आ जाना, मुझसे लाड़ फिर लगाना। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती हूँ, जैसे उठती तरंगे वारिधि से उसमें ही विलय हो जाती हैं। तुम हो कहीं इसी ब्रह्मांड में, तुम्हारी प्रतीक्षा मैं करती हूँ। धन्यवाद सर। माँ तो माँ होती है। अब कहते हैं कि मेरी माँ को गिनती नहीं आती है, मेरी माँ को गिनती नहीं आती, जब भी रोटी मांगता हूँ एक मांगता हूँ दो लाती। तो माँ होती है। माँ के बारे में तो कोई शब्द कहना ही अलग है। एक शब्द में सारा संसार समाया हुआ है, संपूर्ण प्रकृति समाई हुई है। तो आपने बहुत उम्दा रचना पढ़ी। कई लोग, मोहित वर्मा जी हैं, अमिता शर्मा मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, लगातार ये लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। उम्दा रचना, बहुत उम्दा। अमिता जी भी कह रही हैं, मोहित वर्मा जी जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं। और आपकी रचना वाकई में, आपने जो शब्दों का समायोजन किया है उम्दा है। इसमें कुछ शब्द मुझे वो वनस्पति विज्ञान या विज्ञान के भी दिखे, ऐसा लगा जैसे नाभि नाल वगैरह जुड़े हुए थे। तो लग रहा था कि हाँ, इसमें जो है आप विज्ञान की छात्रा रही हैं। अच्छा लगा, विज्ञान की शिक्षिका हैं अभी, तो लगा कि हाँ, विज्ञान इसमें कहीं ना कहीं है। सर ऐसा होता है मेरी रचनाओं में, मैंने ये पाया। लिखने समय तो मुझे नहीं ये पता चलता है, पर बाद में मैं इस चीज को देखती हूँ कि उसमें मैंने बहुत सारे आलेख भी जो लिखे हैं, उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे वैज्ञानिक घटनाओं का समावेश है उसमें। तो ये स्वतः है सर, ये प्रायोजित नहीं है। मेरी लेखनी में स्वतः ही विज्ञान की भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा आप अपनी अगली प्रस्तुति दें। सर मैंने ये कविता लिखी है कि जब इंसान जीवित रहता है, उसके होशो हवास में रहता है, तो वो बहुत सारी चीजें करना तो चाहता है कि मैं कर लूंगा, उसको ये लगता है कि मैं कर लूंगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि वो करना तो चाहता है, पर उसका शरीर अब उसका साथ नहीं देता, तब उसके अंदर एक पीड़ा होती है। तो मैं इस कविता के माध्यम से उन सारे लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी जीवन में आप करना चाहते हैं, जब तक आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं, लेकिन उसका वो उतना उपयोग नहीं कर पाते हैं, और पता नहीं क्यों दूसरी अन्य चीजों जो उनके पास नहीं है उसके लिए वो बहुत प्रयासरत रहते हैं। तो मेरी एक निवेदन मेरा है कि आपके पास पहले जो चीजें हैं, भौतिक चीजें हो, आध्यात्मिक जो भी है, आपसे जो भी बन पड़ता है, आप पहले उसका तो उपभोग कर लीजिए। मेरी कविता का शीर्षक है काश। काश जिंदगी के नेमतों को हम समझ पाते, जो मिला नसीब से था उसे तरजीह दे पाते, जितना मिला था उसे ही ठीक से संभाल पाते। काश जिंदगी के नेमतों को हम समझ पाते, काश खो जाने के बाद के अफसोस से खुद को बचा पाते, जिंदगी के नेमतों को हम समझ पाते, जितना मिला तकदीर से था उसे ही काश संभाल पाते। जब तक कह सकने लायक थे मन की सब कह पाते, जब तक करने लायक थे मन की सब कर जाते। काश जिंदगी के नेमतों को हम समझ पाते, अंतिम घड़ी तक सब कुछ न टालते, जितना करना था समय रहते सब कर पाते। काश जिंदगी के नेमतों को हम समझ पाते, जितना मिला तकदीर से था उतना भी संभाल पाते। काश जिंदगी के नेमतों को हम समझ पाते। धन्यवाद सर। काश जिंदगी के नेमतों को हम समझ पाते। एक बड़ा संदेश है। कविता की जो आत्मा है वो आपकी कविताओं में स्पष्ट दिखती है। कविता के भाव स्पष्ट उभर कर सामने आ जाते हैं। आपकी कविताएं अच्छी होती हैं, इसकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं झकझोरती है कि नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा भाव है।
तो लगातार निरंतरता से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अभिलेखा जी जुड़ी हुई हैं और अच्छी लेखिका हैं, यूपी से हैं। कार्यक्रम से मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, ठीक है सर, बार लिंक जाना या नहीं जाना। मैं एक और अपनी अंतिम कविता सुना देती हूँ सर। सर ये कविता मैंने लिखी है कि इंसान जो है, हर इंसान, चाहे वो कोई भी इंसान है, वो कहीं ना कहीं सौंदर्य ढूंढता है। ठीक है, स्त्री हो पुरुष हो, और हर के सौंदर्य की परिभाषा अलग है। ये जो सौंदर्य है, अगर एक सन्यासी है तो उसके लिए शिव जो है वो सबसे बड़े सौंदर्य के वो पराकाष्ठा है। अगर कोई जो है अगर कोई अपने शारीरिक सौंदर्य के लिए है तो वो उसके लिए बहुत विशेष है। अगर कोई इंसान साधक है तो उसके लिए यह संसार कुछ नहीं है। इस संसार का तिरोभाव जो है वो उसके लिए सबसे सौंदर्य, सबसे सुंदर चीज है। तो सौंदर्य जो है वो भोक्ता के लिए भी और जो मुक्ति पथ पर अग्रसर हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए सौंदर्य अलग अलग है और दोनों अन्वेषण कर रहे हैं। एक लेखक है तो उसके लिए जो सबसे सुंदर पंक्तियां हैं वो उसके लिए एक बहुत बहुत सुंदर चीज होती है। वो एक अगर बहुत विशिष्ट लिखा हुआ, जैसे मैंने करीब करीब हिंदी साहित्य के सभी रचनाकारों को मैंने पढ़ा है, वो शरत चंद्र हो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, प्रेमचंद्र हो, उषा प्रियंवदा हो, कृष्णा सोबती हो, अमृता प्रीतम हो, और राजेंद्र यादव का संकलन हो। मैंने करीब अज्ञेय जी को बहुत पढ़ा मैंने, तो मैंने देखा कि सबका जो है लिखने का तरीका अलग है। हर लेखक के लिए कोई एक विशिष्ट चीज बहुत आकर्षित करने वाली होती है और उसके वो आकर्षण से बंधा हुआ है, उसी के इर्द गिर्द उसकी रचनाएं भी हैं, उनके कथानक भी हैं। तो सौंदर्य की परिभाषा बदल जाती है। उसी पर मैंने लिखा है सर कि सबके लिए सौंदर्य जो है वो अंतिम लक्ष्य है, पर ये लक्ष्य सबके लिए अलग अलग रास्तों से होकर गुजरती है। कविता का शीर्षक है सौंदर्य। सौंदर्य माया भी है और सत्य भी, सौंदर्य शिव भी है और शक्ति भी, सौंदर्य मुक्ति भी है और भोक्ता भी, सौंदर्य शब्द भी है और मौन भी। सौंदर्य ही ध्रुव है, हम घूमते जिसके चहुं ओर हैं। सौंदर्य ही नटराज है, डमरू पर जिसके हम थाप हैं। सौंदर्य ही मृग मरीचिका, तन का सौंदर्य, मन का सौंदर्य, भावों का या तिरोभाव का, खींचता हमें अपनी ओर है। सौंदर्य माया भी है और सत्य भी, सौंदर्य शिव भी है और शक्ति भी। सौंदर्य जीवन का रंगरेज, जिस भाव के हम उपासक उस रंग में हमें रंग देता है। यह साध्य हम साधक, सृष्टि का आधार भी, मुक्ति का आधार भी। सौंदर्य माया भी है और सत्य भी, सौंदर्य शिव भी है और शक्ति भी, सौंदर्य शब्द भी है और मौन भी। धन्यवाद। सौंदर्य शब्द भी है और मौन भी है। बहुत बड़ी बात आपने कही है, चूंकि आपने पहले ही कह दी है कि आज ये आपकी अंतिम रचना होगी। चूंकि डिस्टरबेंस आज कुछ ज़्यादा हुआ, फिर भी आप जुड़ी, लगातार आप बनी रही। आपने प्रयास किया, एक अथक प्रयास किया कि आप किसी तरह बने इस पे, आपसे नहीं हो पा रहा था। और मैं भी प्रयास में था कि किसी प्रकार से आप जो है, मैं लगातार आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेज रहा था कि यहाँ ये होता है, देखें। हालांकि ये डिजिटल प्रॉब्लम है तो चलेगा। बहुत प्रयास के बाद सर हम लोग जुड़ पाए, बहुत मेहनत लगी है इसमें। पता नहीं आज क्या हुआ, 1 घंटा विलम्ब हो गया, न तो आपकी तरफ से किसी तरह का कोई निर्देश मुझे मिला। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत समय निकाल करके, क्योंकि काव्य पाठ में थोड़ा समय लगता है सर, हम लोगों को और सब काम छोड़ करके यहाँ पे जुड़ना पड़ता है। नहीं, आज हुआ क्या कि कुछ ज्यादा बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, तो ऐसे में मोबाइल चलाना उचित नहीं होता है। तो थोड़ा सा वो मोबाइल का नेट वगैरह ऑफ था,
अगर आप पूर्व में सूचना भी दे देते सर तो मैं आश्वस्त हो जाती कि अच्छा ये रीजन है, मुझे समझ नहीं आया, लोग पूछने लगे। नहीं, ये एट रेंडम हुई ना, धूप खिली थी। मैं पढ़ा करके मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इंटर के बच्चों को। मैं भी विज्ञान का ही शिक्षक हूँ और बच्चों को जीव विज्ञान पढ़ाता हूँ, इंटर के बच्चे हैं। तो अब हुआ क्या कि एट रेंडम बारिश शुरू हो गई। तो अब काफी धूप है और बारिश शुरू हो जाए तो ये तो आश्चर्यजनक है, और लगातार हुई, अभी तक हो रही है, अभी भी बारिश हो ही रही है। और लाइट भी नहीं थी। ऐसे में जो है हमने मोबाइल का नेट केवल ऑफ कर दिया, तो नेट ऑफ था। अब ध्यान में था नहीं, मुझे भी ध्यान में नहीं रहा कि मैसेज नहीं आ रहे हैं। उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि अब जो है ज्यादा समय हो रहा था, तब तक बारिश भी रुकी, तो मैंने आपको तुरंत अविलंब मैसेज किया। फिर मैं अपने कमरे में आया तो फिर मैं ये सारी प्रक्रियाओं में जुड़ गया। खैर, उस समय पर जुड़ना चाह रहे थे सर, वो जुड़ नहीं पाए। उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने कहा कि पता नहीं क्या बात हुई है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो उन लोगों को तो एक वर्ग जो है, एक वर्ग जो अपना है, खैर वो तो खैर जुड़ेंगे ही, चूंकि अभी जो अपने व्यूअर हैं, कविता कानन के जो व्यूअर हैं, वो इंतजार भी करते हैं और जुड़ते भी हैं। सारे कविता कानन के साथ ही जुड़ते हैं। अच्छा है। और प्रॉब्लम हुई है, फिर दोबारा हम लोग अगस्त माह में प्रयास करेंगे जुड़े। और काफी मैं चाहूंगा कि 4-5 कवियों का जमावड़ा हो, चुनिंदा कवि उसमें जुड़े। और लगातार जो हमारा काव्य साधना है, 2 घंटे का जो हम छोटा सा रखते हैं, वो कार्यक्रम जिसमें कि काव्य पाठ होना होता है और कवि सम्मेलन टाइप का, लघु कवि सम्मेलन, उसमें भी मैं आपको चाहूंगा कि आप वहां आए, क्योंकि आपके जो शब्द संयोजन है और कविता की जो आत्मा है वो बहुत अच्छी है और अच्छी लगती है। मैं लगातार पढ़ता हूँ। आप तो मुझे लगता है कि 2-2.5 साल से मेरे निजी आईडी पर जुड़ी हुई हैं, तो मैं निरंतरता से पढ़ रहा हूँ। और कविता कानन से तो आप बाद में जुड़ी। खैर, अच्छा लगता है कि आप लिखती हैं, और खास करके जब हमारे परिवार के बच्चियां लिखती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि नहीं, कुछ हो रहा है। एक साहित्य में भी अपना स्थान वो बना रही हैं। पहले था, बहुत सारे साहित्यकारों के बीच कुछ लेखिकाएं हुआ करती थी। आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो पैरेलल आ रही हैं और लेखिकाएं सामने आ रहे हैं। सर, इसका कारण है कि जैसे पहले कोई कुछ लिखा तो वो पुस्तक के रूप में या पत्रिका के रूप में जब प्रकाशित होगा तभी किसी के हाथ में आएगा। तो ये एक बड़ी बात थी सर, कि रचनाओं का पहले तो चुनाव होना, उसके बाद उसको प्रकाशित करना, और तब ये चीज किसी तीसरे पाठक के हाथ में पहुंचता था। आज के डेट में सर, आप एक रचना लिखते हैं, उसके आधे घंटे के अंदर ये सारी जगह प्रसारित हो जाते हैं। आप लोग जैसे मंच प्रदान करने वाले लोग उसको एक बड़े पाठक वर्ग के बीच में भी ले आते हैं, और आप लोग प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, तो लिखने की प्रेरणा भी लोगों के अंदर जागृत होती है। और दूसरी बात कि सर, एक लेखक तो लिखता है, लेकिन उसके पास बहुत सा अपनी रचनाओं को संकलित कराने के लिए अर्थाभाव होता है, तो उससे भी उसको एक तरह से मुक्ति मिलती हुई महसूस होती है। ये रीजन है सर, जो इतने ज्यादा लोग ऐसे लिखने का भाव तो हर में भाव है। मन का भाव चंद्रमा होता है सर, तो चंद्रमा हर के मस्तिष्क में उसका प्रभाव है। मन के भाव सबके अंदर हैं, सिर्फ उसको कोई अपने शब्दों में पिरो पाता है और कोई नहीं पिरो पाता, बस इतना ही फर्क है। पर भाव तो सबके अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और सबसे बड़ी बात, जो गांव की दबी हुई प्रतिभाएं होती हैं, वो निकल के सामने कहाँ आ पाती है। सिर्फ उनको एक माध्यम नहीं मिलता है, और इंटरनेट ने बहुत बड़ी बात की है सर, बहुत बड़ी बात की है। मैं खुद बताती हूँ कि मैंने अपनी पहली कविता स्टैंडर्ड 4 में लिखी थी, लेकिन उस समय मेरी समझ में ये नहीं आता था कि ये कविता होता है, और मतलब इसको इस रूप में मैं नहीं समझती। उस समय मैं स्वतंत्रता की कविताएं, वीर रस की कविताएं लिखा करती थी। अभी जो है मेरे लिए लेखनी में थोड़ा एक दर्शन शास्त्र का भाव आ जाता है। तो ये सर मैंने पाया कि ये लॉकडाउन में मैंने देखा कि एक मंच है और लोगों का इतना ज्यादा आदर और सद्भाव मिला कि सर मैं अभिभूत हूँ। लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो सब पढ़ करके मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा लिखती हूँ कि खराब, मुझे बस इतना ही पता है सर कि मैं लिखती हूँ।
पर पाठकों के चलते मुझे पता चला कि मैं अच्छा भी लिखती हूँ। खैर वो तो तारीफें जो है जब आएंगी सामने, जब दर्शक और जब पाठक वर्ग जब तक नहीं कहें कि ये अच्छा है, तब तक ये कहना मुश्किल होता है। अभी इस दौर में हमने देखा कि रंग कर्म भी लाइव होने लगा, लोग नाटक भी लाइव कर रहे थे। ऐसे में एक जो वर्ग है वो पूरा उभर कर सामने आया है, युवा पीढ़ी सामने आ रही है और युवा पीढ़ी जमकर इस मंच का प्रयोग कर रही है, जिसने कि एक बड़ा प्रभाव डाल दिया है। जो बुजुर्ग लेखक हैं, जो पुराने लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, वो धीरे धीरे अब और सबसे बड़ी बात है कि उनकी पुस्तकें जो वर्तमान में जैसे एक होता था कि नहीं किताबें छप कर आएंगी तो मिलेंगी, अब हमारे घर तक पहुंचेंगी, 35-40 हजार का खर्च आना वो खत्म हो गया, एक टारगेट खत्म हो गया और लोग पीडीएफ में आराम से पढ़ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने माध्यम मिल गए हैं, अमेजोन है, लुलु ऐप है, बहुत सारे ऐप हैं जो देश विदेश तक इससे पहुंचा रहे हैं। एक पाठक वर्ग बढ़ा है और मुझे लगता है कि ये निरंतरता से यूं ही चलता रहेगा। तो मतलब जो बच्चियां भी जो लिखती हैं, जो 10-12 साल की बच्चियां लिखती हैं, उनकी कविताएं भी मुझे लगता है बहुत जल्द अब पटल पर दिखने लगेंगी और उससे उनका उत्साह वर्धन होगा। अगर 10 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची अगर कविताएं लिखती हैं तो ये कल्पना की जा सकती है कि वो 35-40 की उम्र में अगर निरंतर लिखती हैं तो क्या लिखेंगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। जो लेखन जो होता है सर वो बचपन में ही हो जाता है। मैंने बताया कि मैं पहली कविता मैंने स्टैंडर्ड 4 में लिखी थी, उसमें मुझे नहीं पता था, साहित्य से मैं जुड़ी भी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर भाव आते थे, मैं उसको अपने स्कूल की कॉपी के पीछे वाले पन्ने में मैं लिख लिया करती थी और ये हमेशा होता था, मैं अक्सर लिख लिया करती थी। कॉलेज तक में मैं लिखती थी, बस इसी तरह लिख करके कॉपी के पन्ने पे मैं पीछे लिख लिया करती थी। तो ये जो लिखने का एक प्रेरणा, जो एक लिखने का मन स्थिति होती है वो बाल्यकाल से ही होती है। बिल्कुल, मैं मानता भी हूँ। और कुछ लोग नहीं लिख पाते हैं, वो बाद में जुड़ते हैं और बाद में लिखना प्रारंभ करते हैं, ये बात अलग है। लेकिन मेरा कहना ये था कि जो बच्चियां अभी अगर पटल से जुड़ती हैं और निरंतर 10 साल तक जुड़ी रहती हैं, वो सुनती हैं, पढ़ती हैं, वो जो बड़े लेखक हैं उनको सुनेंगी, वो पढ़ेंगी और खुद लिखेंगी, तो वो 34-35 की उम्र में कितनी अच्छी रचनाओं को देंगे, भाव देंगे और क्या लिखेंगे, जो अभी से अगर उनको मंच मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा प्रायोगिक लगता है वैज्ञानिक तौर पर भी कि अगर बच्चों को भी मंच मिल रहा है और बच्चों को भी ये प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं आप लिखो बाबू, तो अच्छा लगता है। और मुझे लगता है साहित्य में बदलाव बहुत जल्द होने वाला है और एक नया शंखनाद होने वाला है, जिसमें कि लोग पुस्तकों को छोड़ रहे हैं और डिजिटल माध्यम से ही नहीं बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन होने वाला है। ये नहीं होगा सर। ये पुस्तक जो है उसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है और मैं तो इस बात से बहुत दुखी हूँ कि अब जितनी सहजता से हम लोग अपने बचपन में, मुझे याद है कि नंदन, कादम्बिनी, ये सब मैं पढ़ के बड़ी हुई। मैं अपने बचपन से ही साहित्य के प्रति, उस समय समझ में मेरे नहीं था, लेकिन अब समझ में आता है कि मुझे ये झुकाव बचपन से ही था। मैं कादम्बिनी पुस्तक जो आती थी, मैं उसकी रेगुलर मैं उसको पढ़ती थी। तो ऐसा नहीं है सर, अब बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। उस समय एक दौर था, नहीं मिल नहीं पा रहा है। अब हुआ क्या है, सबसे बड़ी चीजें क्या आ रही है कि वो चीजें अब मोबाइल पे उपलब्ध हो रही है। वो किताब है, अभी आती है सर, उतनी सहजता से ये किताबें बुक केंद्रों पे, पुस्तक केंद्रों पे उतनी सहजता से नहीं मिलती है। वो मोबाइल में आ गई है, वो सारी किताबें अब मोबाइल में दिखती हैं। अब से तो जुड़ना ही है, किताब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, पुस्तकों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआ क्या है कि जैसे अब मुझे अपनी पुस्तकें निकलवानी है तो अब कोई प्रकाशन ढूंढना होगा, और प्रकाशन के लिए जो खर्च है, जो एक जरिया बना था, बाजारवाद का जो दौर चला था, इतना ज्यादा महंगा हो गया था कि आम आदमी नहीं जुड़ सकते थे। आज भी है ये चीज, आज भी है।
जी। और हुआ क्या, नहीं अब ये घटा है। अब तो कुछ प्रकाशक कहते हैं फोन करके कि भाई आप अपनी संकलन निकलवाएं, हम आपकी सहायता करेंगे। सर मुझे ऐसे पहले कोई क्या नहीं दौर मिले था कि हम प्रकाशक। लोग नहीं, मैं मेरे खुद साथ कई आए हैं, मेरे साथ कई मेल्स रखे हुए हैं, मेरे पास कई मेल हैं, कई कॉल्स आते हैं कि सर मैं आपकी पुस्तकें निकाल दूंगा, आप इतने रुपए जो है पैकेज बनवा लें, पुस्तकें पहुंच जाएंगी तो ही पेमेंट करें, आप बनवाएं, मैं प्रचार प्रसार भी करूंगा। तो इस तरह के अभी आ रहे हैं कॉल्स, मेरे पास कई आए हैं। तो अच्छा लगता है। पहले क्या था कि कॉल करते थे तो हाँ कौन, और इतना ज्यादा तीखा स्वर होता था जैसे लगता था कि हमने कॉल करके गलती कर दी, मुझे नहीं करनी थी। तो वो अब एक ट्रेड टूटा है। अब थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है कि अगर आपको पुस्तकें निकलवानी है तो आप निकलवा सकते हैं, और आसानी से निकलवा सकते हैं, थोड़े बहुत खर्च में जो है निकल जाएगा। पहले तो कवर पेज का लगभग 18,000 रुपये पे करने पड़ते थे। 18,000 रुपये केवल कवर पेज अगर आपको कलर में निकलवाने होते थे, और वो भी गांव की पहुंच से दूर, शहर की पहुंच से दूर। कई शहरों में ऑफसेट प्रिंटर नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब ये माहौल बदला है और काफी सुलभ हो गया है। लोग अगर प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो आराम से निकलवा लेते हैं। कंप्यूटर का माध्यम निकला है, अगर आपका पीडीएफ में भी निकला है तो आप अपने संकलन को जो है आप एक पेज का फोटो स्टेट करवा लेते हैं, या कंप्यूटर वाले को कहते हैं तो वो कलर भी आपको निकाल के दे देता है, तो आप संकलन रख लेते हैं। और ये माध्यम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पुस्तकों का जो एक दौर था कि कमरे में सजा कर रखनी है, कई पुस्तकें आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। मैं आपको ये अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, 3 एकांत, और ऐसे कई पुस्तकें हैं, अपने अपने अजनबी हैं, अज्ञेय जी की रचना है। तो ऐसे कई पुस्तकें हैं जो मैंने 1995 और 2000 के बीच में खरीदी, और काफी महंगी हुआ करती थी। आज इनके दाम भी कम हुए हैं, बिक्री भी घटी है, पाठक वर्ग भी घटे हैं। अगर आपको 3 एकांत पढ़नी है तो आप डिजिटल माध्यम से पढ़ लेते हैं। हाँ, पुस्तकें जो सजाने की बात होती है, जब अलमारी पे वो रखे होते हैं तो उनकी खूबसूरती अलग होती है, इसमें कोई शक नहीं। ये अच्छा लगा है और अच्छी चीजें हैं। इस तरह की चीजें मुझे अच्छी भी लगती है। मैं खुद किताबों का शौकीन हूँ, अलमारी भरी पड़ी हुई है, लेकिन है क्या, बच्चे उसको नहीं पढ़ते। बच्चे कहते हैं मैं मोबाइल में देख लूंगा। एक पन्ना लिया, किसी से मैं देखा, हो गया, फिर दूसरे दिन एक पन्ना लिया। एक दौर था कि मैंने एक पूरी किताब गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती की पुस्तक है, मैंने उसको एक दिन में खत्म किया। एक बार जो मैं एक दिन से मैंने एक बार जो पढ़ करीब मैंने उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। वो चर्चित ज्यादा हुआ गुनाहों का देवता, उसमें सुधा करके उसकी मुख्य पात्र थी। वो चर्चित होने का रीजन रहा, प्रेम कहानी थी तो चर्चित तो होनी ही थी। उनकी अन्य रचनाएं भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है, पर मैंने उनकी 3-4 किताबें पढ़ी। सूरज का सातवां बंद गली का आखिरी मकान, नहीं वो मैंने नहीं पढ़ा, पर सूरज का 7वां घोड़ा मुझे गुनाहों के देवता से ज्यादा अच्छी किताब लगी। उनकी वो चूंकि कम्युनिज्म में जिस समय गए उस समय, वो देखिए ये है उनकी पुस्तक कनुप्रिया लगा जी। मैं इनकी लगभग रचनाएं मैंने पढ़ी है, मैं इनका बहुत ज्यादा प्रशंसक रहा हूँ, मैं इनको फॉलो भी मैंने किया है। बाद में शुरुआती दौर में प्रेम लिखी, बाद में कम्युनिज्म पर आए तो वो उसका अंश दिखता है उसमें। खैर वो चीजें अलग हैं, लेकिन धर्मवीर भारती की जो वो किताब थी, मुझे ये वाकया याद है कि उस किताब को मैंने एक बार जो पढ़ना प्रारंभ किया तो बिना पूरा खत्म किए नहीं। सूरज का 7वां घोड़ा मैंने पूरी पुस्तक पढ़ा। अब क्या होता है कि पीडीएफ होते हैं, एक पेज आज पढ़ूंगा, दूसरा पेज करता। हम लोग चाहेंगे कि अब ये कार्यक्रम आज का जो है समापन किया जाए। आपने तो चूंकि पहले ही घोषणा कर दी कि अब मैं अंतिम कविता पढ़ रही हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप दोबारा भी हमारे पटल से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका कि आप इस पटल पे आई और अपना काव्य पाठ आपने किया। बहुत बहुत